अंधेरी रात का सन्नाटा था और गांव के उस पुराने कुएं के पास गहरी खामोशी छाई हुई थी। गौरव के दोनों भाई, जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच चुके थे, कुएं की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि कुएं के अंदर कुछ हलचल हो रही है। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं में एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसका शरीर आधा बाहर और आधा अंदर था। वे धीरे धीरे उसके करीब गए और उन्होंने जब ध्यान से देखा तो वे पहचान गए कि वह तो उनका ही भाई है, गौरव। दोनों भाई एक दूसरे को हैरानी और डर भरी नजरों से देखने लगे। उन दोनों के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। डर को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने हिम्मत जुटाई और गौरव के पैरों को पकड़कर उसे खींचने लगे। जैसे ही गौरव का शरीर कुएं से बाहर निकला, उन दोनों भाइयों के हाथ रुक गए और वो कुछ देर के लिए वहीं जम गए। सामने का दृश्य बहुत भयानक था। गौरव का सिर गायब था, उसकी गर्दन से खून सूख चुका था और उसकी आंखें मानो कहीं दूर भटक रही हो। यह नज़ारा देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब सवाल यह था, गौरव का सिर किसने काटा? आखिर उस रात कुएं के पास क्या हुआ था? कौन सी खौफनाक ताकत उसे यहाँ तक खींच लाई थी? इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए सुनिए यह खौफनाक कहानी आगे। आज अमावस की रात है। हर जगह अंधेरा इतना घना कि आंखों को फाड़ कर देखने के बाद भी केवल अंधेरा ही नजर आ रहा था। हवा के चलने की सरसराहट सन्नाटे को चीर रही थी। वह अंधेरा ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी को मुंह फाड़े खाने बैठा हो। अनमोल, रजत, हर्ष एक खंडर गांव के पास खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे पर डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अनमोल ने सोचा कि ये गौरव अभी तक आया क्यों नहीं, या उसे उस खंडर गांव में भेजकर अच्छा नहीं किया हमने। उसे कुछ हो न जाए। डर के मारे सबके शरीर कांप रहे थे। इतने में ही उन्हें एक जोर की चीख सुनाई दी। वो सुनकर सब थर थर कांपने लगे। उनमें से एक के हाथ में मोबाइल था जिसमें गौरव का नंबर डायल किया हुआ था। अनमोल ने मोबाइल लिया और गौरव का नंबर डायल किया। बेल बजती रही लेकिन गौरव ने फ़ोन नहीं उठाया। बस एक चीख सुनाई देती रही। जब गौरव ने फ़ोन नहीं उठाया तो अनमोल बोला, चलो हमें गांव के अंदर जाकर गौरव को देखना चाहिए, वो ठीक तो है ना। अनमोल और रजत गांव के अंदर जाने लगे तो हर्ष ने उन्हें रोक दिया और कहा, गांव में जाना मतलब मौत को बुलावा देने के बराबर है, चलो यहाँ से। लेकिन अनमोल और रजत अपने दोस्त को छोड़कर कैसे जा सकते थे। वो दोनों उस खंडर गांव के अंदर चले गए और हर्ष डर के मारे बाहर ही खड़ा रहा। तो दोस्तों, आखिर क्या था उस खंडर गांव में और वो गांव खंडर क्यों बन गया था? गौरव उस गांव में क्यों गया था और क्या हुआ उसके साथ? क्या अनमोल, रजत और हर्ष उसे बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए ये डरावनी कहानी। ये घटना है हिमाचल प्रदेश की, जहाँ एक छोटे से गांव में अनमोल, रजत, हर्ष और गौरव गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए हुए थे। चारों कज़न्स थे जो गांव में अपने नाना नानी के घर अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए थे। उन सब की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में होगी। गांव में आने के बाद उनको एक गांव के बारे में ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर वे हैरान रह गए। एक रात जब उनका पूरा परिवार साथ बैठे हुए खाना खाते हुए बातें कर रहे थे, तब उनमें से गौरव ने कहा, कल कहीं घूमने चलते हैं, बोर हो गए हैं यार घर में रहते रहते। ये सुनकर सब खुश हो गए। तब रजत ने आइडिया दिया, मैंने यहाँ पास में ही एक
खंडर सा लेकिन बहुत सुंदर गांव देखा था। वहाँ बड़े ही सुंदर घर बने हुए थे। वहाँ चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। उसकी ये बात सुनते ही उसके नाना नानी भड़क गए। वे बोले, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई भी वहाँ गया तो अच्छा नहीं होगा। कहीं और चले जाओ, लेकिन उस गांव की तरफ कोई नहीं जाएगा। उस गांव से दूर ही रहना, उस तरफ कोई देखेगा भी नहीं। वे सब हैरान थे। आज तक उन्होंने कभी किसी चीज़ को मना नहीं किया था और इतनी ज़ोर से भी कभी नहीं चिल्लाया था, इसलिए सबको थोड़ा अजीब लगा। तब हर्ष ने बोला, लेकिन क्यों नाना जी, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या है वहाँ? तब नाना जी बोले, मैंने बोला ना, कोई नहीं जाएगा वहाँ, बस नहीं जाएगा, और अब कोई भी इस बारे में बात भी नहीं करेगा। ये कहकर नाना वहाँ से चले गए। वे चारों कज़न एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर नानी की ओर देखने लगे। फिर नानी ने कहा, तुम्हारे नाना सही कह रहे हैं बच्चों, उनकी बात मानो। वे यूं ही नहीं मना कर रहे तुम्हें वहाँ जाने के लिए। वहाँ मौत का खतरा है, इसलिए तुम्हारे नाना मना कर रहे हैं। कोई भी उधर नहीं जाएगा, ठीक है? अब वे चारों सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्या है वहाँ। अब उन सब के मन में ये जिज्ञासा हो रही थी कि ऐसा क्या होगा वहाँ पर। ये जाने बिना वे सब शांत नहीं बैठ सकते थे। अगले दिन वे चारों गांव की एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे। यहाँ से वो खंडर गांव भी दिखाई देता था। तो वे चारों वहाँ बैठकर उस गांव की ओर देख रहे थे और आपस में उस खंडर गांव के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा क्या है उस गांव में जो सब लोग वहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं। और वे सब सोच रहे थे कि किससे पूछें उस गांव के बारे में। तभी वहाँ पर उन्हें एक बुढ़िया दिखी। यह वही बूढ़ी औरत थी जिसके घर वे चारों बचपन में खेला करते थे। वे चारों उस बूढ़ी औरत के पास गए और बोले, ओ अम्मा, पहचाना हमें? वो अम्मा चारों को देखने लगी गौर से। वो औरत काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, शायद उसे दिखाई भी कम ही दे रहा था। वो चारों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वह बूढ़ी औरत बोली, अरे बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए एक तो कुछ याद नहीं रहता और नज़र भी थोड़ा कम ही आता है। ज़रा पास तो आओ, तब कोशिश करती हूँ पहचानने की। अनमोल उस बूढ़ी औरत के पास गया तो वो औरत बोली, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे अम्मा, मैं अनमोल हूँ। हम चारों भाई आपके घर खेलने आया करते थे बचपन में। अब कुछ याद आया? वह बूढ़ी औरत हम सबको घूर कर देखने लगी और पहचानने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी निगाहें एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वह था हर्ष। वह बूढ़ी औरत हर्ष के करीब गई और ध्यान से घूरने लगी। उसके चेहरे को छू कर देखने लगी। फिर अचानक वह बूढ़ी औरत नीचे गिर गई और उसके चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना बहने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क, 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 कालू, तू वापस आ गया? ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर सारे जैसे शॉक्ड ही हो गए थे। अनमोल बोला, ये अम्मा को क्या हो गया? ये क्या बोल रही हैं? और ये हर्ष को कालू क्यों बोल रही हैं? हर्ष बोला, अम्मा, ये कालू कौन है और आप मुझे देखकर कालू क्यों बोल रही हो? मैं तो आपका मोटा सा गोलू मोलू हर्ष हूँ, जो आप मुझे बचपन में बोला करती थी और मेरे गालों को ज़ोर से खींचा करती थी। हम सब आपके घर पर बहुत मस्ती किया करते थे और आपको परेशान भी करते थे, लेकिन आप कभी भी हमें नहीं डांटती थी। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा को जैसे सांप ही सूंघ गया था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस आंखें फाड़े देखे ही जा रही थी। फिर अम्मा बोली, ये कैसे हो सकता है कि किसी की शक्ल हूबहू किसी के जैसे कैसे हो सकती है? न जाने ये बस एक इत्तेफाक है
या किसी अनहोनी का संकेत। ये कहकर वह बूढ़ी औरत उठकर चल पड़ी और वे चारों भाई भी उसके पीछे पीछे चल दिए, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे कहाँ जा रहे थे। वह बूढ़ी अम्मा अपने घर पहुंच गई और वे चारों भी उनके घर पहुंच गए। वह बूढ़ी अपने घर की चौखट पर जाकर बैठ गई और वे चारों उसके सामने नीचे ज़मीन पर बैठ गए। वो अम्मा बोली, कितने साल बीत गए उस हादसे को, लेकिन मैं आज तक कालू का चेहरा नहीं भूली। कई साल पहले उस रात को जो भी हुआ, उसके बाद मैं आज तक चैन से नहीं सो पाई और ना ही कालू का चेहरा भूल पाई। बड़ी ही भयानक रात थी वो, जिसके बाद पूरा गांव बर्बाद हो गया। उन चारों को कुछ समझ नहीं आया तो रजत बोला, अरे अम्मा छोड़ो ना, शक्ल का मिलना तो सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। आप बस ये बताओ कि उस खंडर गांव में क्या है, कोई उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हम जिससे भी पूछते हैं उस गांव के बारे में, सब यही कहते हैं, वहाँ पर जाना मना है, वहाँ मत जाना, उसके बारे में बात भी नहीं करना। उस गांव के बारे में सुनकर वह बूढ़ी डर के मारे थर थर काँपने लगी और उसके पसीने छूट गए। वह घबराते हुए बोली, ये क्या कह दिया तुमने? फिर मत कहना इस गांव में उसका नाम लेना मना है, वहाँ जाने की सोचना भी मत, और खासकर तुम। उस बूढ़ी औरत ने हर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम तो वहाँ बिल्कुल भी मत जाना। वे चारों भाई हैरान परेशान, क्योंकि वे बेसब्री से जानना चाहते थे कि उस गांव में ऐसा क्या है जो हर कोई मना करता है जाने से। तभी अनमोल के दिमाग में एक आइडिया आया और बोला, अगर और कोई कुछ नहीं बता रहा उस गांव के बारे में, तो हम खुद ही जाकर पता कर लेते हैं। चलो चल के देखते हैं वहाँ ऐसा क्या है जो हमें खा जाएगा। वे चारों भाई वहाँ से उठकर चल दिए। तभी वह बूढ़ी औरत चिल्लाकर बोली, रुक जाओ, मत जाओ वहाँ, वरना वापस लौट के नहीं आ पाओगे। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि सब कुछ जानने के बाद तुम वहाँ उस गांव में नहीं जाओगे। वादा करो मुझसे। वे चारों भाई एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं, ठीक है अम्मा, हम वादा करते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। अम्मा बोली, तो आओ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। वे सब पहले के जैसे उस अम्मा के चारों ओर बैठ गए। वह बूढ़ी अम्मा कपकपाती आवाज़ में बोली, वहाँ वो रहती है। अनमोल बोला, वो कौन अम्मा? बूढ़ी अम्मा बोली, कामिनी रहती है उस गांव में। रजत बोला, अम्मा ये कामिनी कौन है? अम्मा बोली, कामिनी वो औरत है जो पूरे गांव को खा गई। बहुत साल पहले ये गांव हरा भरा हुआ करता था। इस गांव में लोग बड़े ही प्रेम से रहा करते थे। फिर एक रात गांव में एक लड़की आई, उसका नाम था कामिनी। वो रात अमावस की रात थी, जिस दिन वो हमारे गांव में पहली बार आई थी। वो बड़ी ही दुखी थी। उसके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना। गांव में एक बहुत साल पुराना कुआं था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो गांव वालों ने दया करके कामिनी को वो झोपड़ी दे दी और खाना भी उसे गांव वाले ही खिला दिया करते थे। फिर कुछ दिन तो वो ठीक रही, उसने सब गांव वाला का दिल जीत लिया। लेकिन जब अमावस की रात आई, उस रात से जैसे गांव में मातम सा छा गया। उस रात गांव में पहला आदमी गायब हुआ था। गांव वालों को कुछ समझ ही नहीं आया कि वह आदमी कहाँ गायब हो गया। उसकी लाश तक नहीं मिली। उस रात के बाद हर अमावस को एक आदमी गायब होता रहा गांव से। देखते ही देखते आधा गांव गायब हो गया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये सब कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। फिर एक रात गांव के सरपंच देर रात अपने घर जा रहे थे, तो उन्होंने कामिनी को उस पुराने कुएं के अंदर जाते हुए देखा। वे हैरान रह गए। बोले,
ये कामिनी इतनी रात गए उस पुराने और सूखे हुए कुएं के अंदर क्यों जा रही है? ऐसा क्या है उस कुएं के अंदर? मुझे कुएं में जाकर देखना चाहिए। फिर गांव के सरपंच जी कामिनी के पीछे पीछे उस कुएं में नीचे उतर गए। फिर वहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही वे कुएं में नीचे उतरे उन्हें एक खुफिया कमरा सा दिखाई दिया। वे थोड़ा अंदर की ओर गए तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो देखकर उनके पैरों वहीं रुक गए। वो अंदर जा ही नहीं पाए। उस कमरे की दीवारों पर चारों ओर गांव वालों की लाशें लटकी हुई थी जो बिना सिर के थी। वहीं पर कमरे में एक कुंड भी था जो खून से भरा हुआ था। वहीं पर एक पत्थर की मूर्ति सी बनी हुई थी जो शायद वो किसी देवता की थी, और उन्हें एक माला पहना रखी थी जो इंसानों के कटे हुए सिरों से बनी हुई थी। उस मूर्ति के सामने एक हवन कुंड भी था जिसमें लकड़ियों की जगह हड्डियां रखी हुई थी, और वहीं उस हवन कुंड के पास एक थाली रखी थी जिसमें एक और माला थी जो इंसानों के सिर काटकर बनाई गई थी। तभी कामिनी उस खून भरे कुंड में से स्नान करके निकलती है और उस हवन कुंड के सामने बैठकर उस सिर वाली माला को पहन लेती है और हड्डियों से हवन करने लगती है। फिर थोड़ी देर में उसी खूनी कुंड में से एक आदमी निकल कर आता है। सरपंच उसे पहचान लेता है कि ये तो उसी के गांव का आदमी है जो अभी कुछ दिनों पहले लापता हुआ था। वो सोचता है ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, इसे तो चिल्लाना चाहिए। फिर वो आदमी एक लाश की तरह चलता हुआ बिना हिले बिना पलके झपकाए उस हवन के सामने जाकर बैठ गया। फिर कामिनी ने उस पर खून के छींटे मारे और फिर एक लंबी तलवार से उसका सिर कट कर दिया और उस मूर्ति के पैरों में उसका खून चढ़ा दिया। सरपंच ये सब बिना पलके झपकाए बस देखे ही चले जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ये सब नज़ारा देखने के बाद सरपंच भी लाश जैसा हो गया था। वो कुएं से बाहर निकला और थोड़ी ही दूर चला होगा, चलते ही बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। अगले दिन जब किसी गांव वालों ने सरपंच को देखा कि वो वहाँ बेहोश पड़ा है तो उसने और गांव वालों की मदद से सरपंच को उसके घर पहुंचा दिया। जब सरपंच सो रहा था तभी उसके सपने में कामिनी आई और बोली, अगर तूने कुछ भी बोला, जो भी तूने देखा था, तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो और गांव वालों का किया था। तेरा भी सिर काट कर दीवार पर टांग दूंगी। तभी अचानक सरपंच डर के उठा और आंखें फाड़े दीवार की ओर देखता रहा। उसकी पत्नी आई और उससे बोली, कल रात तुम कहाँ थे, घर क्यों नहीं आए? लेकिन सरपंच आंखें फाड़े बस दीवार को घूरता रहा। अब सरपंच रोज रात को कुएं के पास जाकर खड़ा हो जाता और कुएं में घूरता रहता। जब सरपंच की बीवी रात को उठती और देखती कि सरपंच अपने बिस्तर पर नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगती, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर वह एक दिन सरपंच को ढूंढते ढूंढते उस कुएं के पास पहुंच गई तो देखा सरपंच कुएं के पास खड़ा होकर कुएं में घूर रहा था। उसकी बीवी बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? तो सरपंच कुएं में इशारा करते हुए बोला, क क क क क क क। उसकी बीवी बोली, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अभी घर चलो, कल सुबह बात करेंगे। अगले दिन सरपंच की बीवी सरपंच से पूछती है, जी अब बताइए, आप उस कुएं के पास क्या कर रहे थे? सरपंच बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो क क क क क से आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। इस तरह कई दिन बीत गए लेकिन सरपंच की बीवी को नहीं पता चल पाया कि सरपंच को क्या हुआ है। फिर सरपंच की बीवी ने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम कालू था और वो शहर में पढ़ा करता था। जब वह घर आया तो उसकी माँ ने उसे सब कुछ बता दिया जो भी कुछ हुआ था। फिर कालू ने बोला वह सब पता लगाएगा कि सरपंच को क्या हुआ है। फिर कालू रोज़ रात को कुएं के पास जाने लगा।
ये पता लगाने के लिए कि कुएं के आसपास क्या है, लेकिन उसे कुछ नज़र ही नहीं आया। फिर एक रात उसे कामिनी दिखाई दी कुएं में जाते हुए, क्योंकि वो रात अमावस की रात थी। कालू ने सोचा, ये कौन औरत है जो इतनी रात गए कुएं में जा रही है, लेकिन ये कुएं में क्यों जा रही है? कालू ने कामिनी का पीछा किया। पीछा करते करते वो कुएं में उतर गया और उस कमरे तक पहुंच गया जहां पर दीवारों पर गांव के लोगों के सिर लटके हुए थे। वहां का पूरा नज़ारा देखकर कालू के होश उड़ गए और उसने ये भी देख लिया कि कैसे कामिनी काला जादू कर गाँव वालों की बलि देती है। फिर जैसे ही कामिनी खून भरे कुंड में नहाने के लिए गई, कालू कमरे में गया और उसने कामिनी की वो तलवार उठा ली जिससे वो गांव वालों के सिर काटती थी, और वो कामिनी के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। फिर जैसे ही वो खून वाले कुंड से बाहर निकली, कालू ने उस तलवार से कामिनी का सिर काट दिया, लेकिन फिर भी वह मरी नहीं। उसके धड़ ने हाथों से कालू को पकड़ लिया और उस खून भरे कुंड में डुबा दिया। अब कामिनी का सिर और धड़ दोनों जिंदा थे और साथ साथ रहते थे। क्योंकि कामिनी काला जादू करती थी तो उसे वो सिद्धि आ गई थी जिससे वो अपने आप को जिंदा रख सके। अब कामिनी को इतना गुस्सा आ रहा था, उसे लगा कि ये गांव वालों की साजिश थी मुझे मरवाने की। वह बोली, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो पूरे गांव में अपने सिर को लेकर घूमने लगी रातों को, और एक एक करके उसने पूरे गांव को ख़त्म कर दिया और कुछ लोग डर के मारे गांव को छोड़कर चले गए। तब से यह गांव खाली हो गया, एकदम सुनसान कब्रिस्तान की तरह। अब इस गांव में बस वो डायन कामिनी ही रहती है। जो लोग गांव से चले गए थे उनमें से एक मैं भी थी, जो उस गांव को छोड़कर इस गांव में आ गई थी। उस बूढ़ी अम्मा ने बोला, ये थी कामिनी की कहानी, जो उस गांव में अभी भी कालू को ढूंढती रहती है उससे बदला लेने के लिए। इसीलिए मैं तुम चारों को उस गांव में जाने के लिए मना कर रही थी। फिर हर्ष बोला, लेकिन हमारे नाना नानी ने ये कभी नहीं बताया कि कालू की शक्ल मुझसे मिलती है। अम्मा बोली, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे नाना नानी उस हादसे के बाद आए थे इस गांव में, इसलिए मैं तुम्हें उस खंडर गांव में जाने के लिए मना कर रही थी। अब वे चारों भाई उस अम्मा से कहानी सुनने के बाद अपने घर चले गए। फिर रात को जब सब सो रहे थे, तब चारों भाई रात को घर के बाहर वाली पहाड़ी पर जाकर बैठ गए और सोचने लगे। अनमोल बोला कि कामिनी को इतने साल बीत गए, वो अब थोड़ी ना होगी, चली गई होगी अब तक, तो क्यों ना वहाँ जाकर एक बार देखना चाहिए वह गांव को और उस कुएं को भी। बस एक बार देखेंगे और फिर फटाफट भागकर आ जाएंगे। हर्ष बोला, तू पागल हो गया है क्या? याद नहीं वो अम्मा ने क्या कहा था? मैं वहाँ गया तो वो कामिनी मुझे मार देगी, और मैं भी मरना नहीं चाहता। रजत बोला, अबे यार, तू कितना डरपोक है, तू मत जाइयो, अंदर हम चले जाएंगे, तू बाहर खड़ा रहियो और देखते रहियो कि कोई आ ना जाए और हमें उस गांव में घुसते हुए ना देख ले। हर्ष बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करूँगा। अनमोल बोला, ठीक है, तो हम सब कल चलेंगे जब कोई नहीं होगा। फिर चारों अगली रात को उस खंडर गांव के सामने पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गांव के अंदर कदम रखा, अचानक एक तेज़ हवा चली और बहुत सारे चमगादड़ों का झुंड उनके ऊपर से गुजरा, और फिर वहाँ पर कुछ कुत्ते भी रोने लगे। हर्ष पहले ही डर के मारे कांपने लगा और उसने वापस चलने को बोला। भाई प्लीज़ वापस चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन बाकी तीनों अंदर जाने का मन बना चुके थे। गौरव बोला, मैं अंदर जा रहा हूँ, कुछ होगा तो मैं फ़ोन कर दूँगा, वरना मैं देखकर तुरंत वापस आ जाऊँगा। फिर गौरव फ़ोन लेकर अंदर चला गया। उसके जाने के बाद वो तीनों बाहर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगे। अब गौरव उस खंडर गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते वह कुएं के पास पहुंच गया जहां कामिनी की झोपड़ी थी।
वो इधर उधर देखने लगा लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखा। तो गौरव ने फ़ोन किया और बोला, भाई यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई नहीं है यहाँ। उसने कुएं में झांक कर देखा, वहाँ भी कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा थोड़ा और रुक कर घूम कर देख लेता हूँ, शायद कुछ दिख जाए। वो करीब 10 मिनट तक इधर उधर घूमता रहा लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि वहाँ कोई और है। फिर वह फ़ोन पे बोला, देखा मैंने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं है, मैं यहाँ 10 मिनट से घूम रहा हूँ लेकिन यहाँ अब तक कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ और ना ही कोई आवाज़ आई। ये कहकर जैसे ही गौरव ने फ़ोन रखा, अचानक से वहाँ सफ़ेद धुआं जैसा छा गया और तापमान भी गिरने लगा। जितना ज़्यादा धुआं बढ़ता जा रहा था उतनी ही ठंड भी बढ़ती जा रही थी। आसपास की चीज़ें भी दिखना बंद हो गई थी। गौरव के हाथ पैर जमने लगे थे, जबकि गांव के बाहर बहुत गर्मी थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। वह बोला, इतनी गर्मी हो रही है लेकिन यहाँ मुझे इतनी ठंडी क्यों लग रही है, जैसे कि टेम्परेचर माइनस में हो। वो इधर उधर देखने लगा लेकिन वहाँ इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे से आवाज़ आई, मुझे ढूंढ रही हो? लो मैं आ गई। ये सुनकर गौरव जैसे एक बार को सुन पड़ गया और उसकी आंखें और ज़्यादा फट गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसे दूसरी ओर से आवाज़ आई, मुझे ढूंढ रही हो? मैं आ गई। वो आवाज़ उसे इतनी ज़ोर से और साफ सुनाई दी जैसे कि कोई बहुत करीब खड़े होकर बोल रहा हो। फिर उसे पीछे से आवाज़ आने लगी, टप टप टप। ये सुनकर गौरव को उस बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात याद आने लगी और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। इतनी ठंड के बावजूद गौरव की पूरी शर्ट पसीने से भीग गई थी। एक बार उसे लगा जैसे कि उसके गले में से कुछ बह रहा हो। उसने हाथ लगाकर देखा तो उसे खून नज़र आया। वो फिर ज़ोर से चिल्लाया लेकिन अगले ही पल जैसे वो गायब हो गया, कुछ भी नहीं था। उसने फिर इधर उधर नज़र घुमाई तो उसे दिखा जैसे कि पेड़ से खून टपक रहा हो और दूसरे ही पल वह गायब हो गया। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, अचानक वो उसके सामने आ गई, जिसे देख गौरव की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका गला भी सूखने लगा। जिसे देख वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। वो थी कामिनी, जो हाथ में अपना कटा हुआ सिर लेकर गौरव के सामने खड़ी थी और बोल रही थी, तुम मुझे ढूंढ रही हो? लो मैं आ गई। गौरव का फ़ोन चालू था। शायद डर के मारे उससे फ़ोन का बटन दब गया और उसके भाइयों को फ़ोन लग गया। तो बाहर खड़े भाइयों को पहले तो गौरव की चीख सुनाई दी, उसके बाद वो सुनाई दिया जो कामिनी ने कहा। ये सब सुनकर सारे भाई डर के मारे कांपने लगे। अनमोल बोला, गौरव गौरव, तू ठीक है ना? ये किसकी आवाज़ थी? कौन है वहाँ? हेलो 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 गौरव, गौरव कुछ बोलो ना, कुछ बोल ना यार, प्लीज़ कुछ बोल। लेकिन गौरव की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अनमोल बोला, चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या हुआ गौरव को, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। फिर एकदम से हर्ष बोला, नहीं, कोई नहीं जाएगा अंदर, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अनमोल बोला, नहीं, हम अपने भाई को अंदर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकते, तुम यहीं बाहर वेट करो, हम गौरव को लेकर आते हैं अभी। हर्ष बाहर ही खड़ा रहा और बाकी दो भाई गौरव को ढूंढने अंदर चले गए। वे उसे ढूंढते ढूंढते उस कुएं के पास पहुंच गए। वहां वे क्या देखते हैं कि कोई आदमी कुएं की दीवार पर आधा बाहर और आधा अंदर की ओर लटका हुआ है और उसके चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ था। अनमोल बोला, ये तो गौरव जैसे कपड़े लग रहे हैं, चल देखते हैं कौन है ये। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे तो देखकर चिल्ला उठे, क्योंकि अनमोल ने जब गौरव के फ़ोन पे फ़ोन किया तो उसी आदमी के हाथ में फ़ोन बजा जो कुएं में लटका हुआ था। लेकिन अब हेलो बोलने के लिए उसके पास उसका मुंह
यानी उसका सिर नहीं था। गौरव कुएं की दीवार पर लटका हुआ था। उसके पैर कुएं के बाहर थे, लेकिन उसके हाथ और सिर वाला हिस्सा कुएं के अंदर लटका हुआ था। उसके हाथ और सिर वाला हिस्सा कुएं के अंदर लटका हुआ था, बिना सिर के। कामिनी उसका सिर काट के कुएं में ले जा चुकी थी। इधर बाहर खड़ा हुआ हर्ष, उसे बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा अकेले रहने से अच्छा है मैं भी अपने भाइयों के पास अंदर चला जाता हूँ। वह भी खंडर के अंदर चला गया। वह उन्हें आवाज़ लगाकर अंदर ढूंढता रहा, लेकिन वे कहीं नहीं दिखाई दिए। उसने घबराते हुए आवाज़ लगाई, अनमोल, रजत, गौरव, कहाँ गए तुम सब? देखो बाहर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ मजाक मत करो और अब बाहर आ जाओ। हर्ष उन सबको इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन तीनों का ही कुछ पता नहीं चला। वो इधर उधर घूमने लगा, कुएं में झांक कर भी देखने लगा, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आई, मुझे ढूंढ रहे हो? हर्ष ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सुंदर सी लड़की खड़ी थी। हर्ष उसे देखकर घबरा गया। उसे देखकर लड़की बोली, क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो कालू? कालू नाम सुनते ही हर्ष का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। उसने कहा, कामिनी। उसके सामने जो खड़ी थी वो कामिनी थी। जैसे ही हर्ष उसका नाम लेता है कामिनी, वैसे ही वो अपने असली रूप में आ जाती है। एक हाथ में अपना सिर लेकर उसे गुस्से से घूरती हुई बोली, तो तुम आ गए। कितने सालों से इंतजार कर रही थी। आज तुम्हारी वजह से मैं इस आधे शरीर को अपने साथ लेकर भटक रही हूँ। अगर तुमने मेरी ये हालत ना की होती तो आज मैं अमर हो चुकी होती। मेरी सिद्धियाँ पूरी हो जाती और यहाँ के हर गांव में मेरा राज होता। मैंने अपना बदला पूरे गांव को ख़त्म करके ले लिया। अब बस तुम बचे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कालू। मुझे तुम्हारा खून चाहिए। तुम्हारा सिर काटकर तुम्हारे खून से मैं अपना सिर वापस जोड़ लूंगी, क्योंकि तुम्ही ने मेरा सिर काटा था। उस खूनी कुंड में तुम्हारा और मेरा दोनों का खून है। जब मैं तुम्हारा सिर और अपना सिर उस खूनी कुंड में डाल दूंगी तो वो दोनों सिर एक सिर में मिल जाएंगे और वो सिर वापस मेरे धड़ पर आ जाएगा और फिर मैं अपनी सिद्धि पूरी करके और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर जैसे ही कामिनी अपना कटा हुआ सिर लेकर हर्ष की ओर बढ़ने लगी, उसकी आंखों से बदले की प्यास से आंखों में खून उतर आया था। तभी पीछे से उन भाइयों के नाना हाथ में मशान लिए शोर मचाते हुए कामिनी की ओर दौड़े चले आ रहे थे। उन्होंने कामिनी को देखा और उसे देख वे भी घबरा गए। कामिनी ने उन्हें देखा और गुस्से से घूरने लगी। फिर उसने तुरंत कुएं में छलांग लगा दी। हर्ष के नाना और उनके साथियों को लगा कि कामिनी चली गई और अब वो वापस नहीं आएगी। फिर उसके नाना हर्ष से पूछते हैं, तुम्हारे बाकी भाई कहाँ हैं? तो हर्ष आंसू भरी नज़रों से अपने नाना को देखकर अपना सिर झुका लेता है। तभी वहाँ रजत और अनमोल भी आ जाते हैं। वे दोनों खून से लथपथ खड़े थे। उनके नाना पूछते हैं, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसे खून में लथपथ हो? वे दोनों बोले, कामिनी हमें मारने ही वाली थी कि तभी उसने हर्ष को महसूस करा, उसकी आवाज़ सुनी और कालू कालू बोलते हुए उसके पीछे चली गई। वो जैसे ही हर्ष के पीछे गई, हम दोनों कहीं जाकर छुप गए और हमारी जान बच गई, वरना तो कामिनी गौरव के जैसे हमें भी मार देती। तब उसके नाना बोलते हैं, चलो जान बची तो लाखों पाए, अब घर चलते हैं। ये कहकर नाना और बाकी सब जैसे ही चलने के लिए मुड़ते हैं, तभी कुएं में से कामिनी ऊपर आती है और हर्ष के सिर को पकड़कर कुएं में खींच कर ले जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। जैसे ही कामिनी ने हर्ष की गर्दन को पकड़ा, हर्ष चिल्लाया, नाना। जैसे ही उसके नाना और बाकी सब ने पीछे मुड़कर देखा
तो उन्हें हर्ष के सिर्फ पैरों की झलक दिखाई दी कुएं में गिरते हुए। वे सब कुएं के पास भागकर आए ही थे ये देखने के लिए कि हर्ष कहाँ है। तभी कुएं में से कुछ नीचे से आता दिखाई दिया, जैसे नीचे से किसी ने ऊपर की ओर कुछ फेंका हो, और वो आकर बचे हुए दोनों भाइयों के हाथ में गिरा तो देखा वो हर्ष का शरीर था जो बिना उसके सिर के फेंका गया था। ये देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब कामिनी ने हर्ष के सिर को काट कर अपना बदला पूरा कर लिया। कामिनी ने अपना बदला पूरे गांव से और हर्ष से भी ले लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।